कैसे हैं जी आप लोग? चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं। हम सब्जेक्ट पढ़ने लगे हैं टैक्स प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं। जो सीएस हैं, वालेकुम अस्सलाम। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं मोस्टली वो इन फील्ड्स में सर्व करते हैं, ऑडिट फर्म्स में, ऑडिट में, कंसल्टेंसी में, टैक्स और इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं। मैंने टैक्स को क्यों हाईलाइट किया? क्योंकि इस डिपार्टमेंट का पाकिस्तान में अच्छा स्कोप है। ऑडिट फर्म्स के अंदर प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, यानी पार्टनर्स होते हैं, नीचे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स और नीचे पूरी एक टीम होती है। जब आप आर्टिकल्स के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा ऑडिट में जाना चाहते हैं टैक्स में। सामटाइम नहीं पूछा जाता, खुद ही रख देते हैं। कुछ बच्चों को ऑडिट में, कुछ को टैक्स में, कुछ को कंसल्टेंसी में, कुछ को कुछ और डिपार्टमेंट जैसे ERP टाइप। तो टैक्स इज़ अ फुल फ्लैज फील्ड जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। और उस एक्सपर्टीज को बिल्ड करने के लिए आपने 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप टैक्स प्रैक्टिस, दूसरा पढ़ेंगे एडवांस टैक्स और तीसरा पढ़ेंगे MSA 2। इसमें भी आप तकरीबन टैक्स का 50% कोर्स कवर करेंगे। यहाँ पे आपने 100% कवर करना है और यहाँ पे समझ लें आपको केस स्टडीज़ आ जाएंगे। इन 3 सब्जेक्ट्स की निस्बत और प्रैक्टिस को ऐड करके यू कैन बी टैक्स एक्सपर्ट। कुछ बच्चे अपनी मर्जी से टैक्स की फील्ड को चूज करते हैं, कुछ को सर्कमस्टांसेस इस फील्ड में ले जाते हैं। अब आई डोंट नो आप में से कौन बच्चा टैक्स में जाएगा। तो जिसको इस सब्जेक्ट से मोहब्बत होगी वो बाई चॉइस टैक्स में जाना चाहेगा, जिसको मोहब्बत नहीं होगी हो सकता है उसको सर्कमस्टांसेस उस तरफ ले जाए, अच्छी फॉर्म में इंडक्शन ही टैक्स डिपार्टमेंट में मिले, ऐसा भी हो सकता है। एनी हाउ, ये हमारे जो कोर फील्ड्स हैं उनमें से एक फील्ड है ऑडिट, उसके बाद कंसल्टेंसी एंड टैक्स। पाकिस्तानी टैक्स तो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, हर कंट्री का अपना टैक्स होता है। कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं बेसिक्स, लेकिन ज़्यादातर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो हर कंट्री का अपना टैक्सेशन सिस्टम है। तो आपने जिस कंट्री में भी जाना है उस कंट्री का अपना टैक्स सिस्टम आपको समझना पड़ता है। बेसिक रूल तो यही है, जिसकी ज़्यादा इनकम उसका ज़्यादा टैक्स, जिसकी कम इनकम उसका कम टैक्स। अभी मैं आपको इसके बारे में इंशाल्लाह ब्रीफ करता हूँ कि टैक्स क्यों होता है। हमारे कोर्स के बेटा 3 बड़े सेगमेंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, जिसमें डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, डिफरेंट रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसमें से पेपर आता तकरीबन 10 नंबर का। दूसरा पोर्शन है हमारा इनकम टैक्स, हमारे कोर्स का हिस्सा है। आपका तकरीबन 60% पेपर इसमें से आएगा। और तीसरा हिस्सा आपका है सेल्स टैक्स का, तकरीबन 30% पेपर इसमें से आएगा। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, हमारे ज़माने में सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल सबसे आसान समझा जाता था, अभी भी डेफिनेटली आसान है। और इसको हम कहते थे अगर ये न्यूमेरिकल आपका ठीक हो गया तो आपका पेपर पास है। हमारे ज़माने में इट मिथ, क्योंकि इसमें नंबर लेना कदर आसान थी। एनी हाउ, तो इनकम टैक्स इज़ अ बिग सेगमेंट, उसका 50% तकरीबन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये जो 60 नंबर है इसके भी 2 हिस्से हैं। इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे तकरीबन 50% इसमें से थ्योरी आनी है। और इसी तरह सेल्स टैक्स में भी तकरीबन 50% न्यूमेरिकल और 50% थ्योरी, तकरीबन मोर लेस हो सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन ये बताने का मकसद क्या है कि ये CA में 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है। वन ऑफ दोज इज टैक्स, अनदर इज MFA। बाकी यहाँ तो टैक्स यहाँ तो न्यूमेरिकल होता है या थ्योरेटिकल होता है। ग्रुप A में वी हैव 4 सब्जेक्ट्स। नंबर 1 FR 1, टोटली न्यूमेरिकल। कॉस्ट अकाउंटिंग, टोटली न्यूमेरिकल। बिजनेस लॉ, टोटली थ्योरेटिकल। टैक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन। इसमें कैलकुलेशंस भी आएंगी
और इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन यानी कॉन्सेप्ट्स और रटा भी आएगा। इसी तरह MFA हाफ इज द थ्योरेटिकल पोर्शन एंड हाफ इज द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो पूरे CA में 21 पेपर्स में से समझ लेंगे आपके 3 पेपर्स ऐसे हैं जो थ्योरी और न्यूमेरिकल का मिक्सचर है, बाकी यहाँ तो थ्योरी है यहाँ न्यूमेरिकल। तो दिस इज वन ऑफ दोस। 2 पेपर आपने पढ़ने हैं, अभी टेस्ट प्रैक्टिस पढ़े हैं, फिर आगे जाके इसका एडवांस पेपर पढ़ेंगे। ये ओवरऑल आपके 3 सेगमेंट्स है। हमारा तकरीबन 80% जो टाइम है वो इस सेगमेंट में लगेगा। तकरीबन 15% टाइम में हम ये वाला पोर्शन कर लेंगे और बाकी जो 5% टाइम है वो हम इस सेगमेंट में लगाएंगे। इंशाल्लाह वी विल बी वेरी एग्जाम फोकस्ड। इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, इंतहाई आसान, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर लेना आसान होते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जिस तरह आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, जिस तरह आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वाइट ईजी। लेकिन इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका ना वॉल्यूम ज़्यादा है। जब आप 2-3 दफ़ा रिवीजन कर लेंगे फिर आपको कम लगने लगेगा। जब हम कोर्स कवर कर रहे हैं विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, 70-80 आवर्स का कोर्स है, ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपकी रिवीजन की वजह से आपका मुख्तसर हो जाएगा इंशाल्लाह। हिस्ट्री देखिए जी, ये टैक्सेशन सिस्टम पाकिस्तान में शुरू कहाँ से हुआ? अम्मा अब्बा बताते होंगे किसी ज़माने में अंग्रेज़ राज था बड़े सगीर में, इसको कहते थे ब्रिटिश एम्पायर। तो जब ब्रिटिश ने पाक इंडिया पे या इंडो पाक पे कब्ज़ा किया, तब उन्होंने यहाँ पे टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया 1860s में। यानी ब्रिटिश टैक्स सिस्टम किस में लेके आए? एशिया में लेके आए, बड़े सगीर में लेके आए। यहाँ पे आकर उन्होंने टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसको वो कहते थे इनकम टैक्स एक्ट 1860। ये चलता रहा। 1922 में जाके फिर इन्होंने इनकम टैक्स एक्ट दिया, ठीक है जी। उसके बाद विच रिमेन इन फोर्स इन पाकिस्तान। मैंने इसको थोड़ा मुख्तसर किया, लंबी कहानी है। 1922 का जो इनकम टैक्स का एक्ट था पाकिस्तान बनने तक वही चला, और इवन पाकिस्तान बनने के बाद भी 1979 तक ये चलता रहा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो इनिशियल ईयर्स हैं उसमें जो टैक्स सिस्टम पाकिस्तान में था वो वही था जो ब्रिटिश ने हमारे रीजन के लिए बनाया हुआ था। अपने रीजन से लेके आया, उसको चेंज किया, मॉडिफाई किया और यहाँ के रीजन के लिए अप्लाई कर दिया। तो अंग्रेज़ का बना हुआ कानून था 1972 तक, 1922 से लेके 1979 तक। पाकिस्तान में पहला 1979 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया। कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं थी, चंद एक रद्दो बदल के साथ वही लॉ अप्लाई किया गया, वही डेफिनेशंस, वही कॉन्सेप्ट, बस रेट्स वगैरह कुछ चेंज कर दिया। तो उसको अब नाम दे दिया कि जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 है, पाकिस्तान ने इशू किया इसके अंदर रद्दो बदल करने के बाद। उसके बाद ये रहा 1979 रहा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 तक। 2001 में मुशर्रफ दौर में से काफ़ी सारी तब्दीलियाँ हुई, और अब जो आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दैट इज़ 2001, वो तब से अब तक पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हर 6 महीने के बाद चेंजेस आते हैं। ये जो पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम दूसरी कंट्रीज के टैक्स सिस्टम से मुख्तलिफ है ना। अभी बच्ची ने सवाल पूछा था पाकिस्तानी टैक्स पढ़ लें तो क्या कोई और टैक्स नहीं पढ़ सकते? पाकिस्तानी टैक्स इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट अपडेट्स frequently. SRO क्या है? ये मॉडिफिकेशन है। हर बजट से पहले, बजट के बाद IMF को देखते हुए, अपने टारगेट्स को देखते हुए SROs निकाले जाते हैं। SROs क्या है? अब इनकम पे टैक्स 12% होगा, अब 14% होगा। जिस इनकम पे टैक्स है अब टैक्स नहीं होगा, अब इस इनकम पे टैक्स होगा, अब इस प्रोडक्ट पे होगा। ये जो चेंजेस है ना, ये बड़ी फ्रीक्वेंट होती है पाकिस्तान में ज़रूरत के को मद्देनज़र रखते हुए। तो ये जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है ये कंटिन्यूसली अपडेट होता जा रहा है ज़रूरत के मुताबिक। हम कहते तो ये कि हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पढ़ें, लेकिन आफ्टर एवरी 6 मंथ इट अपडेट्स। अगर आप ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे, किताब देखेंगे ICAP की वेबसाइट पे, अभी टैक्स प्रैक्टिस की नई किताब नहीं आएगी, वो अपडेट हो रही है। जो बजट आया जून में उसके मुताबिक अपडेट हो रही है। अपडेट होने के बाद दैट बुक विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। अभी आप ICAP की वेबसाइट पे जाएंगे तो लिखा होगा सितंबर 2023 अटैम्प्ट, यानी अभी रिसेंट जो अटैम्प्ट है उसकी किताब पढ़ी हुई है।
अभी आप उस किताब को नहीं यूज़ कर सकते। हाँ, उसकी हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, चंद एक उसमें चेंजेस आएंगे, वो इंशाल्लाह जो चेंजेस आएंगे उसको हम जब तक आनी है तब तक वहाँ तक पहुँच चुके होंगे। आपको नहीं पता चलेगा क्या चेंज आया, क्योंकि जो हमने आपको बताना है आपको वही पता है। चेंजेस का तब पता चलता है जब आपने 2 कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट्स में पढ़ा हो, अच्छा ये तो पिछली दफ़ा 10% 15% हो गया, आप लोगों को पता ही नहीं चलना कि क्या चेंजेस हैं। खुदा ना खास्ता कभी फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो फिर नेक्स्ट टाइम में पता चलता अच्छा ये क्या, ये तो चेंज हो गया। तो जो चेंज होता है वो SROs की वजह से चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश का बना हुआ लॉ है हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए चेंजेस आ चुके हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में टैक्स का लॉ एप्लीकेबल है दैट इज इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब आते हैं थोड़ा सा PRC पे चलते हैं। बिजनेस की टाइप्स बताइएगा, कितनी टाइप्स है बिजनेस की? देखिए आपको PRC का इंट्रोडक्शन टू बिजनेस याद है कि नहीं? 3 टाइप्स। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटर, और उसके बाद कंपनी। 3 तरह के बिजनेसेस हैं। हम कहते हैं यहाँ पे एक और बंदा भी है, उसको कहते हैं इंडिविजुअल। वो कौन है? आप लोग और हम लोग कौन है? वी आर इंडिविजुअल्स। इंशाल्लाह हम अपने एज इंडिविजुअल इस क्लास में टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। आप लोगों को टैक्स तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आपने टैक्स पे किया होगा। लेट्स सी कि हमने कितना टैक्स पे किया हुआ, और रिटर्न फाइल करना इंशाल्लाह सीखेंगे। ये जो आपके सामने 4 कैरेक्टर्स है ना, कारोबारी बंदा जो सोल प्रोप्राइटर है, कारोबारी लोग जो पार्टनरशिप हैं, कारोबारी लोग जो कंपनी है, और जो कारोबार नहीं कर रहे इंडिविजुअल्स हैं, इन तमाम लोगों का शनाख्ती कार्ड बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? दोबारा सोचें, ये मैंने 4 बंदे बनाए, इन चारों का शनाख्ती कार्ड बनता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, कंपनी का कौन सा शनाख्ती कार्ड बनता है? कंपनी का शनाख्ती कार्ड बनता है इंडिविजुअल्स का बनता है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, इंडिविजुअल बंदा काम कर रहा है, हाँ उसका शनाख्ती कार्ड बनेगा। पार्टनर्स काम कर रहे हैं, हाँ हम सबका बनेगा। कंपनी का नहीं बनता, कंपनी का बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह कैफ 7 में, वो भी मैं पढ़ाता हूँ, आज इसी क्लास में वो क्लास पढ़ाएंगे। तो उनका बनता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इंडिविजुअल्स का क्या बनता है? शनाख्ती कार्ड। तो ये जो चारों लोग हैं, 3 तरह के बिजनेसेस, और एक बेचारा इंडिविजुअल जिसकी सैलरी होती है। या आप कारोबार कर रहे होंगे, या सैलरी कर रहे होंगे, या घर में बर्तन मांज रहे होंगे। 3 ही ऑप्शन था ना। लड़के बेचारे या तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस, या पार्टनरशिप बिजनेस, या कंपनी बिजनेस, या नौकरी बेचारी। लेकिन खवातीन सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप में भी होती हैं, कंपनी में भी होती हैं, इंडिविजुअल्स भी होती हैं, सैलरी भी ले सकते हैं, लेकिन घर में आराम से बैठ के बच्चे भी संभाल सकते हैं। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों के ऊपर पाकिस्तान में टैक्सेशन के लॉज अप्लाई होते हैं। इन लोगों के ऊपर क्या अप्लाई होता है? इन सब पे इनकम टैक्स भी एप्लीकेबल है और सेल्स टैक्स भी एप्लीकेबल है। वेयर देयर इज पैसा देयर इज अ टैक्स, वेयर देयर इज अ पैसा देयर इज अ टैक्स। यानी आपके पास जो भी पैसा होगा उसमें गवर्नमेंट का भी हिस्सा, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है दैट इज टैक्स। ये क्या बात हुई? पूरा महीना हमने काम की, सैलरी हमने कमाई, गवर्नमेंट इसमें से टैक्स क्यों लेके जा रही है? आता है ना ज़हन में सवाल। पूरा साल कारोबार हमने किया, वाई गवर्नमेंट इज टेकिंग टैक्स फ्रॉम अस? तो मुझे ये बताइए, क्या सड़कें आपने बनाई हुई हैं? आपने बनाई हैं? क्या ये सारे खंभों में जो तारे लगी हुई हैं आपने लगाई हैं? ये एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ये सब आपने बनाए हैं? किसने बनाए हैं? ये जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं कैसे चलेंगे? गवर्नमेंट के स्कूल्स कैसे चलेंगे? डिस्पेंसरीज कैसे चलेंगे? पूरे पाकिस्तान में सफाई कौन करता है?
आप लोग वॉशरूम में जाते हैं, पानी बहा के आ जाते हैं, वो सब रावी में या किसी नाले में जाता है, कैसे जाता है? सीवरेज का सिस्टम कौन मैनेज कर रहा है? क्लीननेस कौन मैनेज कर रहा है? हेल्थ कौन देख रहा है? गवर्नमेंट देख रही है ना। तो गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? और वो आपके लिए है, सारी सर्विसेज आपको दे रहे हैं, आपसे पैसे लेके आपको देनी होती है। तो गवर्नमेंट जो आपसे पैसे लेती है, गवर्नमेंट का मकसद आपकी फलाह बहबूद ही होता है, वो आपकी ईज के लिए पैसे इकट्ठे करके आप पे लगाती है। ठीक है जी। तो ये जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं, सैलरी पे हैं, नौकरी पेशा है, उन तमाम लोगों के ऊपर पाकिस्तान के टैक्स लॉज एप्लीकेबल हैं। एग्रीड? आप लोग अगर खुदा ना खासा किसी का कत्ल कर दें तो आपके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होगा? पाकिस्तानी सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज सब पे एप्लीकेबल है। इसी तरह ये टैक्स का लॉ भी सब पे एप्लीकेबल है। आपका शनाख्ती कार्ड कौन बनाता है? कौन बनाता है? CNIC नंबर कौन इशू करता है? बाय, ये लड़की का नाम तो नहीं नादरा? नादरा शनाख्ती कार्ड बनाते हैं। आपका टैक्स नंबर कौन देगा? FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FBR। तो जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट है वो कौन है? FBR। FBR इज टेकिंग केयर ऑफ टैक्स मैटर्स। तो हमने बेटा इस सब्जेक्ट को 3 करैक्टर्स में पढ़ना है। पहला करैक्टर कौन है? ये भयानक सा, इसको कह देते हैं ये FBR है। दूसरा करैक्टर देखते हैं, ये हंस रहा है, ये कौन है? दिस इज बिजनेस। कोई भी बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी। एक तीसरा करैक्टर देखते हैं, ये कौन है? ये बेचारा रो रहा है, परेशान है, ये कौन है? सैलरीड इंडिविजुअल। और एक चौथा करैक्टर भी है, वो हमेशा खुश रहता है, क्या जबरदस्त स्माइल है और मोटा भी रहता है। ये कंसल्टेंट है, टैक्स कंसल्टेंट। इसने कौन सा अपना टैक्स देना होता है? इसने दूसरों का ही कैलकुलेट करके देना होता है और उसको फीस मिल जाती है। तो ये बेटा पूरा जो सब्जेक्ट है ना, इन 4 करैक्टर्स में घूमेगा। कभी वो आपको कहेगा जी बताएं FBR में कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, उनकी क्या पावर्स होती हैं, उनकी क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कभी FBR के बारे में सवाल पूछेगा, कमिश्नर कौन है, इनलैंड रेवेन्यू कौन है, एपलेट ट्राइब्यूनल कौन, इनकी अपनी अदालत भी होती है FBR की। एपलेट ट्राइब्यूनल क्या, अदालत में क्या होता है, FBR के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ताकि आपको पता हो कल को आपने इस अदारे के साथ इंटरेक्ट करना है। चाहे किसी बिजनेस में आप टैक्स कंसल्टेंट हैं या किसी फॉर्म में या इंडिविजुअल हैं, आपने इस अदारे के साथ इंटरेक्ट करना है। ये 30 सितंबर अभी डेडलाइन गुजरी है टैक्स की, बढ़ा दिया खैर उन्होंने। तो आपने इस FBR के साथ इंटरेक्ट करना ही करना है। तो आपको पता होना चाहिए उसके फंक्शन क्या है, तो फिर आप उसके मुताबिक इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम FBR का रोल समझेंगे, टैक्सेशन में क्या रोल है। उसके बाद हमने बिजनेस को देखना है, किस बिजनेस पे किस तरह से टैक्सेशन होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस और उसकी टैक्सेशन भी डिफरेंट तरह से होगी। कंपनी की टैक्सेशन आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह CA फाइनल में जाके। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, यहाँ पे कंपनी की टैक्सेशन नहीं है। उसके बाद हम बेचारा पिसा हुआ तबका, सैलरीड इंडिविजुअल। अब अगर आप नौकरी करते हैं कहीं पे, CFO हैं, CEO हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, हेड ऑफ अकाउंट्स है, इंटरनल ऑडिटर है, आप लोगों की तनख्वाह 5 लाख 6 लाख तनख्वाह है। जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होते हैं 5 लाख तनख्वाह है, लेकिन आता है 4 लाख, आप कहेंगे हैं 1 लाख कितने गया? वो डायरेक्ट ही टैक्स पे हो जाता है गवर्नमेंट को। हैं ये क्या ऑटोमेटेड सिस्टम, तनख्वाह में से टैक्स काट जाता है डायरेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए कितना टैक्स कटेगा। तो फिर आपने जब नौकरी का इंटरव्यू देना है तो आपको उस टाइम पे पता होना चाहिए, जब आप सैलरी कैलकुलेशन करेंगे कि मुझे 5 लाख कह रहा है, इसका मतलब लाख तो टैक्स कट गया है। तो आपने से कहना टैक्स भी आप पे करोगे, यानी मुझे आपने 6 लाख पे करना है, मुझे 5 लाख चाहिए, टैक्स आपकी जिम्मेदारी, यानी वो कंपनी आपका टैक्स भी पे करेगी, आपको 5 लाख मिल जाएगा। तो जब सैलरी निगोशिएट कर रहे होंगे उस वक्त आपको सर निशान की बातें याद आनी चाहिए कि मैंने सैलरी निगोशिएट करते हुए अपने एम्प्लॉयर से पूछा टैक्स कौन पे करेगा।
अगर मैं पे करूँगा तो फिर मेरी 5 लाख तो नहीं ना मुझे मिलेगा, मुझे तो मिलेगा 4 लाख, 4.25 लाख, बाकी 70 लाख, 70,000, 75,000 तो टैक्स चला गया। तो अच्छे एम्प्लॉयर क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम टैक्स भी हम आपका पे करेंगे, आपको पूरा 5 लाख मिलेगा। तो आपने ऐसे एम्प्लॉयर ढूंढने हैं। तो बीइंग अ सैलरीड इंडिविजुअल, अब आपको गेन एफपीआर की तरफ देखना है जिसने आपका टैक्स काटना है। टैक्स कंसल्टेंट हर टाइम बैठे होते हैं, मुझे भी मैसेजेस आ रहे होते हैं। खैर मैं टैक्स कंसल्टेंसी नहीं करता, लेकिन अपनी रिटर्न में खुद फाइल करता हूँ। अब टैक्स कंसल्टेंट का काम क्या है? इंडिविजुअल, सैलरीड, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी, इन तमाम लोगों की जो टैक्स के मामला है वो ये डॉक्टर साहब देखते हैं। ये टैक्स के डॉक्टर है, किसकी कितनी इनकम, उस पर कितना टैक्स। समटाइम कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपका लेट्स सपोज एक्स अमाउंट टैक्स बनती है, आप कहते हैं नहीं वाई बनती है, वो आपको नोटिस भेज देते हैं। आप वो नोटिस लेके जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब के पास, के ज़रा अदालत में जाके ज़रा कमिश्नर साहब से जाकर आर्गूमेंट तो करें। फिर आप टैक्स के कवानीन को सामने रखते हुए उसको रेफरेंस देके उसके साथ आर्गूमेंट करते हैं, अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने ट्राइब्यूनल में। अदालत में नहीं जा सकते आप, सिविल कोर्ट में या सेशन कोर्ट में आप नहीं जा सकते, लेकिन हाँ अपीलेट ट्राइब्यूनल में बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट, आप प्रैक्टिसिंग टैक्स प्रैक्टिशनर के तौर पे यस यू कैन अपेयर इन द अपीलेट ट्राइब्यूनल टू रिप्रेजेंट योर क्लाइंट वेयर देयर इज अ टेक्निकल, वेयर देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ। जहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ है वहाँ पे आप अपने क्लाइंट को डिफेंड कर सकते हैं। तो ये 4 लोग हैं। कभी वो आपको सवाल में बनाएगा आप टैक्स कंसल्टेंट इस प्रॉब्लम का हल बताएं, कभी वो आपको सैलरीड इंडिविजुअल बना देगा कि आपकी इतनी सैलरी थी, ये बेनिफिट है, गाड़ी मिली हुई है, ये मेडिकल लोन मिला, बताओ कितना टैक्स पे करेंगे आप। कभी आपको बिजनेस बना देगा कि आप बिजनेस के अंदर बैठे हुए हो, किसी बिजनेस के अकाउंटेंट हो, बताएं इस सिचुएशन में आप बिजनेस का टैक्स रिटर्न कैसे। कभी आपको एफपीआर बना देगा। तो इन 4 रोल्स के अंदर अंदर उसने आपको पूरा टैक्स समझाना। तो आपने भी इन 4 बंदों को जेन में रखना है, 4 रोल्स को जेन में रखना है, फिर आपको टैक्स में इंशाल्लाह मजा आएगा। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? सिर्फ टैक्स से नहीं। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स में यू हैड स्टडीड कि देयर आर 3 सोर्सेस। नंबर 1 नॉन टैक्स इनकम है। गवर्नमेंट टैक्स के अलावा कहाँ से पैसे कमाती है? सोच के बताएं जरा। गवर्नमेंट टैक्स के अलावा इनकम कहाँ से कमाती है? इकोनॉमिक्स पास है सब लोगों की? ओके, तो फिर तो आप मुझे आसानी से बता देंगे कहाँ से गवर्नमेंट पैसा कमाती है। ट्रेडिंग गवर्नमेंट क्या बेचती है? गवर्नमेंट कौन सा कर्जा दे रही है? तो बैंक लेता है। बिजली नहीं इस्तेमाल करते हो? कौन देता है आपको बिजली? अच्छा, गैस नहीं इस्तेमाल करते हो, मोटरवे यूज नहीं करते, पानी नहीं इस्तेमाल करते, या ये भी है इनका, स्टील मिल भी है इनकी। तो ये गवर्नमेंट एंटिटी से जो पैसा कमाती है, यहाँ से जो पैसा आता है नॉन टैक्स इनकम। एलडीए को जो पे करते हो आप, वासा को पे करते हो, एसएनजीपीएल को पे करते हो, पीटीसीएल को पे करते हो, पीआईयू को पे करते हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ये लोग जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, ये कौन सा पैसा है? एलडीए को जब आप घर खरीदते हो बेचते हो, अच्छी अमाउंट टैक्स की पे करते हो। ये पैसा क्या है? नॉन टैक्स इनकम। दूसरा पैसा कहाँ से आता है? नॉन टैक्स इनकम। गवर्नमेंट ने तो टैक्स नहीं लिया ना, गवर्नमेंट ने तो आपको सर्विस दी। आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई है, गवर्नमेंट ट्रांसफर फीस ली। नई गाड़ी ली है, उसकी नंबर प्लेट दी है, उसकी फीस लिया एक्साइज वालों ने। तो गवर्नमेंट टैक्स तो नहीं लगाया। गवर्नमेंट ने बिजली दी, बिजली का पैसे लिए, गैस दी, गैस, टैक्स तो नहीं है ये तो उन्होंने आपको कुछ सर्विस दी, उसके अगेंस्ट पैसे ले लिए। जी वो बात करते हैं, अभी तो हम वो बात करें जो फीसिस हैं उसकी। टैक्स तो अलग है ना, टैक्स की बात भी करते हैं। ये आ गया, उसके बाद है गवर्नमेंट की टैक्स इनकम। जो टैक्स है वो टैक्स इनकम। तो गवर्नमेंट के 3 सोर्सेज हैं, या आईएमएफ के पास जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कर्जा लेंगे, अपनी इनकम जनरेट करेंगे, या टैक्स कलेक्ट करेंगे। 3 सोर्सेज है गवर्नमेंट की इनकम के। लेकिन गवर्नमेंट इस सारे पैसे का क्या करती है? कहते हैं जो हाथ है बाहर भेज देते हैं। गवर्नमेंट ने पैसा बेटा आवाम की फलाह बहबूद के लिए लगाना होता है, सोशल वेलफेयर के लिए। चलें जी, अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ लगाते हैं टैक्स। जी हम पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहे हैं। ओके जी, हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमने अच्छी अच्छी बातें करनी है।
यहाँ पे सब टैक्स के कवानीन के मुताबिक चल रहा है, हम उसके मुताबिक बात करेंगे। टैक्स ऑन सैलरी, सैलरी पर टैक्स लगता है, क्यों? आगे जवाब दिया। रेवेन्यू कलेक्शन, गवर्नमेंट ने पैसा इकट्ठा करना होता है, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी उस पर उतना ज़्यादा टैक्स। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदर देन बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल के अलावा किसी और चैनल से अगर पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है? उस पर जो टैक्स लगाया जाता है, थोड़ा सा टैक्स होता है, नॉमिनल सा टैक्स होता है, लेकिन उसका मकसद क्या होता है कि इकोनॉमी डॉक्यूमेंट्री हो जाए। जो आप अपने बैंक अकाउंट से पे करेंगे वो तो बैंक स्टेटमेंट में आ गया, डॉक्यूमेंटेड है। जो आपने हुंडी हवाला से भेजा, किसी रेफरेंस से पैसे भेजे हैं, वो तो टैक्स में नहीं आए ना, वो तो ब्लैक एंड वाइट पे नहीं आए। तो गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तमाम पैसे को ब्लैक एंड वाइट पे लिया है, डॉक्यूमेंट्री लिया है। तो जब आप किसी और सोर्स से, वेस्टर्न यूनियन से, किसी और सोर्स से पैसा भेजने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हल्का सा छोटा सा टैक्स इस पर कलेक्ट करते हैं अमाउंट ट्रांसफर करने पे, ताकि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए। तीसरा, टैक्स ऑन मूवेबल एसेट्स। कौन कौन सा एसेट मूवेबल है? गाड़ी मूवेबल है, कहते हैं बस है, ट्रेन है, जहाज है। मूवेबल एसेट्स, इनके ऊपर टैक्स लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। जितनी बड़ी गाड़ी उतना ज़्यादा टैक्स लग गया, टैक्स आ गया गवर्नमेंट के पास, वहाँ से लग जाएगा गरीब के ऊपर। आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से फ्री दवाई मिल जाएगी, गवर्नमेंट स्कूल से फ्री पढ़ाई मिल जाएगी, आपको जीटी रोड फ्री इस्तेमाल करने को मिल जाएंगे, गरीब मोहल्ले सड़कें बन जाएंगी, मीटर लग जाएंगे। तो अमीर से पैसा इकट्ठा करेंगे और गरीब को दे देंगे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये जो मूवेबल एसेट्स होते हैं ना, ये अमीर लोगों के पास होते हैं। मोटरसाइकिल आजकल अमीर लोगों के पास होती है जो पेट्रोल अफोर्ड कर सकते हैं, गरीबों के पास तो साइकिल है। फिर गाड़ी, जहाज, ये जो मूविंग एसेट्स हैं, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। चूंकि ये अमीर लोग लेते हैं ज़्यादा टैक्स, वो टैक्स कलेक्ट करके गरीबों को दिया जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट हायर टैक्सेस लगाती है इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स। बाहर से आप लिमोजिन मंगवा रहे हो, मेकअप किट्स मंगवा रहे हो, डायमंड रिंग्स मंगवा रहे हो, बाहर से चीज़ें महंगी महंगी लग्जरी आइटम्स मंगवा रहे हो, बाथ टब मंगवा रहे हो। पूरा लोगों ने अपने घरों का पत्थर जो होता है वो बाहर से मंगवाया होता है, अमीर लोग हैं ना। तो जो बाहर से चीज़ें आती हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव है ताकि रिडक्शन में कमी आए, अननेसेसरी गुड्स जो है उसकी परचेजिंग में कमी आए, और बैलेंस ऑफ ट्रेड। इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना आपने? बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है उसमें बैलेंस लाने के लिए इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्स लगाते हैं, लोग इंपोर्ट कम करें और एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, आपस में बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है। अलाउबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च। जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, नई चीज़ें बनाने के लिए दरियाफ्त करते हैं, उसको अलाउबिलिटी कर देते हैं। तो कहते हैं ठीक है आप करो, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। कहता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कहता है जितना भी आप एक्सपेंडिचर करोगे, जो पैसा इनकम का अगर आप रिसर्च डेवलपमेंट पे लगा रहे हो तो हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। वजह क्या है? ताकि इस फील्ड में कोई नया काम हो सके। एग्रीकल्चर के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उस पैसे के ऊपर जो वहाँ पे लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लेगी, ताकि रिसर्च डेवलपमेंट की प्रमोशन हो सके। तो हमें पता होना चाहिए कि क्यों टैक्स लिया जा रहा है और क्यों नहीं लिया जा रहा है, तब भी तो हम टैक्स को समझ सकेंगे और हमें मज़ा आएगा कि हाँ यार यहाँ से इक्वलिटी ऑफ वेल्थ हो रही है, यहाँ से इम्पोर्ट को रोका जा रहा है, यहाँ से एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जा रहा है, यहाँ से रिसर्च को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे जहन में सवाल आने चाहिए कि टैक्स सिस्टम क्यों बनाया गया है। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, यानी अगर आप ये पेन बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इस पेन के ऊपर टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर टैक्स लें तो ये महंगा हो जाएगा, महंगा होगा तो दुनिया नहीं खरीदेगी। टैक्स नहीं लिया तो दुनिया में ये सस्ता हो गया, सस्ता हो गया तो बिक गया, बिकेगा तो पाकिस्तान में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो खुशहाली आएगी। तो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो लोग एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं उनको टैक्स में छूट दे दी जाती है कि हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे, आप करें एक्सपोर्ट्स का काम। तो एक्सपोर्ट्स का बिजनेस करेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स।
तो अकाउंटेंट का काम ही ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन को बताता है भाई ये बिजनेस करो इसमें टैक्स कम है, ये बिजनेस करो इसमें टैक्स नहीं है, ये बिजनेस करो इसमें सब्सिडी मिलेगी, ताकि गवर्नमेंट की स्कीम से फायदा उठाया जा सके। मैं आपको 2 स्कीम्स बताता हूँ गवर्नमेंट की, फार्मर जिनको पता है वो फायदा उठाते हैं। फ्री चूजे देती है गवर्नमेंट ताकि हम मुर्गियाँ रखें, मुर्गियाँ भी देती है हर फैमिली को इतनी, लेट्स सपोज 25 मुर्गियाँ और 2 मुर्गे फ्री देंगे, जाएं जाके कारोबार करें, अंडे निकालें और अपने रोजगार बनाएं। बच्चा भी अपने पास से देंगे, यानी ये जो हस्बैंड ऑफ काउ होता है वो भी अपने पास से देंगे बछड़ा, और फिर हर महीने उसकी टेक केयर करने के लिए रनिंग एक्सपेंस भी देंगे, उसका फॉर्डर का एक्सपेंस भी आपका बेयर करेंगे, और आपको कहेंगे ये लीजिए इसका भंडार फॉर्डर 40% 50% ऑफ डाइट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है। तो जिन लोगों को पता है वो स्कीम से फायदा उठाते हैं। तो गवर्नमेंट ने जब किसी सेगमेंट को सपोर्ट करना होता है तो वो आपका इकट्ठा किया हुआ टैक्स का पैसा उसको देते हैं। एनी हाउ, उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स ऑन डोनेशंस टू अप्रूव इंस्टीट्यूशंस। अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हो तो आप कुछ खास इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट ने जिनको अप्रूव किया हुआ है, जहाँ पे फलाह बहबूद का काम होता है, वहाँ पे डोनेशन दे दो, आपका टैक्स बच जाएगा। या अगर आपने डोनेशन दी है तो हम आपसे उस पैसे का टैक्स नहीं लेंगे, उसका हिसाब नहीं मांगेंगे। क्यों? ताकि आप वेलफेयर का काम करें, आप डोनेशन का काम करें उन इंस्टीट्यूशंस को जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक एदी फाउंडेशन। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को जब आप पैसा देते हो तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, आपने पैसा दिया, अब हम आपको टैक्स में छूट दे देते हैं। ये जो आपने पैसा दिया, आपने कमा के दिया ना, इसकी कमाई का जो टैक्स है वो हम आपसे नहीं लेंगे। आपने कमाई की, लेकिन इस डोनेशन को हम आपकी इनकम ही नहीं कंसीडर करते, हम इस इनकम का टैक्स नहीं लेंगे, तो आपको टैक्स में माफी मिल गई। बात समझ आई? तो इसलिए टैक्स छूट दी टू प्रमोट द कल्चरल पेमेंट ऑफ डोनेशन टू ओनली ऑर्गेनाइजेशन एंड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस। फिर टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। गवर्नमेंट कहती है, स्कीम्स देती है कि आप इस सेगमेंट में जाओ, इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करो, इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, आपसे टैक्स नहीं लेंगे। लेट्स सपोज अभी शेखुपुरा के करीब ना मोटरवे के पैरेलल इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। अगर आप कभी लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो लाहौर से जब जा रहे हो शेखुपुरा से पहले तो 2-3 किलोमीटर पहले ही काफ़ी बड़ा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है। आपको मोटरवे से नज़र आती है, लेफ्ट साइड पर बिल्डिंग्स बन रही है, लोग अपना प्लांट लगा रहे हैं। उस इंडस्ट्रियल जोन में जो भी बिजनेस करेगा 5 साल गवर्नमेंट उसे टैक्स नहीं लेगी। ऐसा तो गवर्नमेंट उस इलाके में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और साथ में इंसेंटिव क्या दिया, कमाओ, हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपको टैक्स में माफ़ी दे देती है। तो लोग फिर उस तरह का कारोबार करते हैं जिसमें टैक्स ना पे करना पड़े, सारे पैसे ही आपको एज इनकम मिल जाने, टैक्स पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो टैक्स क्रेडिट्स मिल जाते हैं जब आप किसी खास सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करें, तो प्रमोट इन्वेस्टमेंट लिस्टेड कंपनीज। टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाती हैं। टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? आपका 100 रुपये का टैक्स बनता था, 40 रुपये छोड़ दिया, टैक्स क्रेडिट। टैक्स एग्जम्पशन का मतलब है टैक्स देना ही नहीं, आप बिल्कुल ही खत्म कर दिया, माफ कर दिया, छूट मिल गई, 100% ही पे करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको दुनिया में बेचते हैं, उनको टैक्स ही नहीं पे करना पड़ेगा, टैक्स में उनको छूट मिल गई है, माफ़ी मिल गई है। तो सॉफ्टवेयर के प्रमोशन में टैक्स की माफ़ी, तो ये बेटा टैक्सेशन है और टैक्सेशन के इस्तेमालात हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है ना, बिजली के बिल के ऊपर, गैस के बिल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, इनकम के ऊपर, इसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, उस पैसे का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। या तो उस प्रोडक्ट की डिमांड में इजाफा करना होता है या कमी करनी होती है, वहाँ से पैसा लेके किसी और जगह पे लगाना होता है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द टैक्सेस। तो हमने बेटा इस पूरे सब्जेक्ट में टैक्सेस पढ़ने हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उसके रेट्स क्या हैं। अभी तो आपको ओपन बुक नहीं है, सीए फाइनल में जाएंगे तो आपको ओपन बुक पेपर है, अभी हमें रेट्स याद करने पड़ेंगे, फाइनल में रेट्स नहीं याद करने पड़ते, वो ओपन बुक है, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। आई कैब नहीं चाहता कि आपको रटाए, कॉन्सेप्ट समझो। तो बेटा जी मैंने सब्जेक्ट शुरू करने से पहले आपको चंद एक बातें बताई टैक्स से रिलेटेड कि कौन से लोग हैं जिन पर टैक्स अप्लाई होगा और वो गवर्नमेंट क्यों टैक्स अप्लाई करती है और क्यों टैक्स में छूट देती है।
ये उसके बैकएंड पे ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको सामने रख के टैक्स पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर मैं आपकी इकोनॉमिक्स का सहारा लूंगा। इकोनॉमिक्स में आपने दो तरह का टैक्स देखा था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है ये डायरेक्ट टैक्स? गलत जवाब। व्हाट इज द डायरेक्ट टैक्स? इनकम टैक्स। और व्हाट इज द इनडायरेक्ट टैक्स? सेल्स टैक्स। देखा इकोनॉमिक्स में पहले ही पढ़ा के बेटा, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में दो तरह के टैक्सेस हैं बेटा, एक है इनकम टैक्स और दूसरा है कैपिटल वैल्यू टैक्स। व्हाट इज मीन बाय कैपिटल वैल्यू टैक्स? कहता है टैक्स ऑन डिफरेंट ट्रांजैक्शंस सच एज ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जब आप लैंड बेचते हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट्स, तो इसको हम कहते हैं कैपिटल वैल्यू टैक्स। जब आप ज़मीन बेचते, लेट सपोज मैंने अपनी एग्रीकल्चर लैंड खरीदी थी 2 साल पहले 4.5 मिलियन की, तकरीबन 14 कनाल, 1.25 एकड़ बनते हैं डेयरी फार्म के लिए। वो मैंने 4.5 लाख से खरीदी। जिस बंदे से खरीदी उसने वो 24 लाख की खरीदी थी और मुझे उसने तकरीबन 44 लाख समथिंग की बेची। अब 20 लाख उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ तो उसने उसका टैक्स पे किया बेचते हुए। हमने आपस में डील की, मैंने कहा जी टैक्स आपका आप पे करेंगे, मैंने नहीं पे करना। फिर कहता मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। ओके, अब वो जो मैंने 4.5 मिलियन की लैंड खरीदी थी अब वो 8 मिलियन की है, तकरीबन डबल हो गई। अब जब मैं उसको बेचूंगा तो मुझे वैल्यू में इजाफा हुआ, बेचते हुए आई एम द बेनिफिशियरी, तो आई विल पे द टैक्स। दिस इज द कैपिटल वैल्यू टैक्स। एग्रीकल्चर में कम है, रेजिडेंशियल में बहुत ज़्यादा है, कमर्शियल में उससे भी ज़्यादा। तो ये है जी, इनकम हुई ना मुझे, तो इनकम टैक्स, वेयर देयर इज इनकम देयर इज टैक्स, इसको हम कहते हैं जी डायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स हमने दो तरह की पढ़ने, एक है डायरेक्ट टैक्स जिसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। और इनकम कहाँ से आती है? किसी के पास भी इनकम आने के ये 5 जराए हैं। इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ मैं, बिजनेस की बात नहीं कर रहा। किसी भी इंडिविजुअल के पास, आप हैं, मैं हूँ, हम इस क्लास में जितने लोग बैठे हैं, आपके पास इनकम आने के कौन कौन से जराए हैं? पहला जरिया, नौकरी कर रहे हो, आला दर्जे की नौकरी, बड़ी अमाउंट सैलरी, छोटे दर्जे की नौकरी, छोटी सैलरी। आपको प्रॉपर्टी भी मिली है या आपने खरीदी है। पाकिस्तान में वैसे बड़ा ट्रेंड है प्रॉपर्टी बनाने का, पंजाब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, प्रॉपर्टी बनाते हैं ताकि प्रॉपर्टी से फिर आगे पैसे कमाए जा सके। तो उस प्रॉपर्टी में से इनकम, जैसे हमारी ये जो प्रॉपर्टी है इट इज ऑन रेंट, इसका रेंट जिनको जा रहा है उनकी रेंट इनकम है। तो वेयर देयर इज इनकम देयर इज टैक्स। सैलरी इनकम तो उस पर टैक्स, रेंट इनकम तो उस पर टैक्स। फिर है इनकम फ्रॉम बिजनेस, कुछ लोग नौकरी भी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट की, साथ में प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं, या शाम में उन्होंने कोई होलसेलर का काम किया हुआ, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो बिजनेस से जो पैसा आ रहा है किसी भी इंडिविजुअल को, उसको हम कहेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो बिजनेस भी तो किया जा सकता है नौकरी के साथ। कैपिटल गेन्स, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से मुनाफा हो गया। फिर कुछ और ज्वेलरी खरीदी, उसमें मुनाफा हो गया। पेंटिंग खरीदी, उसमें मुनाफा हो गया। ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर मुनाफा हो रहा हो, वेयर देयर इज इनकम टैक्स, इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अलावा जहाँ से भी इनकम आएगी उसको हम कहेंगे अदर सोर्सेज। तो इनकम को इनकम टैक्स में 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जैसे अकाउंटिंग में हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं। जिसको वो समझ आएगी उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आएंगे। इस तरह जिसको ये 5 हेड समझ आएंगे उसको इनकम समझ आ जाएगी। अब आपको कहीं से इनकम आई, या तो वो सैलरी है, या वो प्रॉपर्टी इनकम है, या वो बिजनेस से इनकम आई है, या वो कैपिटल गेन से आई है, या अदर सोर्सेज से आई है। तो 5 हेड्स बना दिए गए इनकम के, इन्हीं में से इनकम आएगी और उस इनकम के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। उस टैक्स में माफी मिल सकती है, माफी मिल सकती है। ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं, अगर आप डोनेशन करेंगे तो माफी मिल जाएगी। अगर आप किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां गवर्नमेंट चाहती है तो आपको टैक्स में माफी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वो काम नहीं कर रहे जिसमें माफी मिलती है तो फिर जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। ठीक है जी। तो इन 5 सोर्सेज से इनकम आती है, उस पर टैक्स। और उसके बाद इनकम टैक्स पर किस पर लगना है? कैपिटल गेन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग। ये 2 ही है ना मूवेबल, तो और भी कोई होती है?
लैंड बिल्डिंग के अलावा कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सोच के बताएं। सर जब हम खाना खा के लेट जाते हैं ना, हम भी मूवेबल होते हैं, हमें कोई नहीं मूव कर सकता। कोई नहीं है जी, लैंड एंड बिल्डिंग है। इनकम समझ आ गई बेटा? जहां इनकम वहां टैक्स, जितने ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। अब आते हैं जी इनडायरेक्ट टैक्स पे। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? अब मैंने सेल टैक्स सब सेंड पे लिखा हुआ ताकि आपको पता हो कि पहले सर ने कुछ और लिखा था। इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले क्या है ये क्या बीमारी है? कस्टम ड्यूटी। मतलब ये क्या है कस्टम ड्यूटी? ड्यूटी तो हम कहते हैं जिम्मेदारी को, यहाँ पे ड्यूटी क्या है? इट्स अ टैक्स। गुड्स इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, जब आप बॉर्डर से चीज़ें क्रॉस करते हैं, अपने बॉर्डर से किसी और में लेके जाएं, किसी और बॉर्डर से आपके बॉर्डर में आए, उस टाइम पे उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता। क्या आप किसी कंट्री से लैंड उठा के अपनी कंट्री में ला सकते हैं? नहीं ला सकते ना, इनमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो टैक्स इस पे होगा। फिर कहता है गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान आर लाइबल, उस पर पे करना पड़ेगा रेट्स ऑफ कस्टम, जो भी कस्टम ने रेट्स रखे हैं उसके मुताबिक ड्यूटीज पे करनी पड़ेगी एज प्रेस्क्राइब इन पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ। ये रेट्स बताए होते हैं। क्यों इन पे क्यों टैक्स लगा है? क्योंकि हायर रेट्स ऑन लग्जरी आइटम्स एंड लेसर रेट ऑन असेंशियल आइटम्स, असेंशियल गुड्स। जो लग्जरी आइटम्स है, बाहर से फरारी मंगवाओ, बहुत ज़्यादा टैक्स। कोविड की मेडिसिन मंगवाओ, कोई टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में एक ज़माने में इंपोर्ट पे टैक्स। आप ये देखो, ये जो टैक्स कंसल्टेंट है, ये टैक्स एक्सपर्ट है, वो कैसे टैक्स को अवॉइड करता। टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट। एक है टैक्स अविजन, टैक्स को चोरी करना, आपने कभी नहीं करना है इंशाल्लाह। एक है टैक्स अवॉइड करना, टेक्निकल तरीके से अवॉइड कर दो कि मुझे टैक्स पे ना करना पड़े। अब जरा गौर से समझिएगा, जब पाकिस्तान में बैक इन 8-10 साल पहले, शायद इससे थोड़ा सा पहले, पाकिस्तान में वो आया था डेंगू वायरस, गली मोहल्लों में स्प्रे होना शुरू हो गए थे, याद है आपको वो टाइम? उस वायरस के टाइम ड्यूरेशन में ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रूल पास किया कि मच्छरदानी के लिए जो कपड़ा आएगा ना, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो हमारे एक अंकल, उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने लिस्ट निकाली कि मच्छरदानी का जो कपड़ा होता है उसमें कौन कौन से टाइप के कपड़े आते हैं। उसमें एक टाइप ऑफ कपड़ा ऐसा भी था जो स्टिचिंग के लिए यूज हो सकता था, सोफों के उछाड़ के लिए, पर्दों के लिए, डिफरेंट किस्म की बिजनेस में यूज हो सकता था। उन्होंने वो वाला कपड़ा बाहर से मंगवा लिया। अब जब वो इंपोर्ट लेवल पे आया, पोर्ट पे आया, हाँ जी ये क्या है जी, फलां कैटेगरी को, अच्छा ठीक है भेज दें, यानी उस पर टैक्स नहीं लगा। अब जब उस पर टैक्स नहीं लगा तो वो तो बड़ा सस्ता पाकिस्तान में आ गया। अब वो जिसके पास सस्ता आ गया उसने उससे प्रोडक्ट बना के सस्ती बेची। अब जब वो सस्ती बेच रहा है तो कोई उसको कम्पीट नहीं कर पा रहा। बाकी लोग तो वो कपड़ा मंगवाते हैं, वो डेंगी की कैटेगरी से नहीं ले गए, दूसरी कैटेगरी से ले गए, टैक्स पे करना पड़ा। जब टैक्स पे किया, कपड़ा महंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा, तो उनकी प्रोडक्ट तो महंगी, इनकी सस्ती, तो उसको बेनिफिट हुआ। तो ये काम किसने किया? टैक्स कंसल्टेंट ने। टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट। अवॉइड करना है टैक्स, कैसे हम टैक्स से बच सकते हैं, ये अवॉइड करना है। एक और मिसाल देता हूँ, कंपनी का नाम ही लूँगा। एक कंपनी है, उसने इंग्लैंड में पेंटें बना के भेजनी होती है। यहाँ से डायरेक्ट अगर बाहर जाएगी ना इंग्लैंड में पेंट, तो उसको यहाँ की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। उसने क्या किया? अच्छा, उसने क्या किया, अगर लेट सपोज 10 रुपये की चीज़ बनती है, $10 की पेंट बनती है, उसने क्या किया, $10 में या $10.5 में दुबई अपनी कंपनी बनाई, उसको बेच दी। अब कितनी इनकम यहाँ पे आई? हर पेंट के ऊपर 50 पैसे इनकम आई। 50 पैसे के ऊपर थोड़ा सा टैक्स दे दिया उसने। अब वो जो दुबई वाली इनकम है, दुबई वाली जो कंपनी है, उसने पेंट कितने की खरीदी? $10, $10.5 की, या $10 की खरीदी उसने। उसने यूके को भेजी $25 की, उसको एक पेंट पे कितनी इनकम हुई? $15। दुबई में टैक्स आए नहीं इनकम। अब वो वहाँ से पैसे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में वापस पाकिस्तान, तो पैसा फिर आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन टैक्स किधर गया?
अगर वो $15 पाकिस्तान में अगर आप इनकम जनरेट करते तो आपने पाकिस्तान में टैक्स पे करना था। आपने क्या किया, टैक्स को अवॉइड कैसे किया, वहाँ पे कंपनी बनाई, उसके थ्रू आपने पेमेंट कर दी, टैक्स अवॉइड कर दिया। तो मालिक कितना खुश हुआ होगा उस अकाउंटेंट से। और उस टैक्स एक्सपर्ट के पास गाड़ी कौन सी थी, मर्सिडीज एट दैट टाइम। मैं क्या है, यानी ये टैक्स मैनेजर उसको मर्सिडीज लेके दी है, क्योंकि वो करोड़ों रुपए का टैक्स मालिक का चोरी नहीं कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि ये तरीका कार से हम टैक्स बचा सकते। कौन बचाएगा टैक्स, जिसको टैक्स अच्छी तरह से समझ आएगा वही बचाएगा। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है जी, उसमें एक हमने पढ़ लिया कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टाइम पे जब बॉर्डर क्रॉस होगा उस टाइम पे उन गुड्स की वैल्यू जो मेजर करेगा ना कस्टम डिपार्टमेंट, उसके मुताबिक टैक्स चार्ज किया जाएगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल का मतलब गवर्नमेंट। फेडरल एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज। पाकिस्तान में चीजें बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं, या सर्विसेज है, उसके ऊपर क्या लगती है, एफईडीज। कहता है ऑन द मोस्ट ऑफ द आइटम्स एफईडी इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू और रिटेल प्राइस। किस कीमत पे, जो उसकी कीमत है उसके ऊपर टैक्स लगता है। ऑल एक्सपोर्ट्स लाइबल टू 0% एफईडी। जो चीजें मुल्क से बाहर भेजनी है उस पर नहीं लगेगी एफईडी। तो इसका मतलब है वो चीजें जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑफर हो रही है, उसके ऊपर एफईडी लग सकती है। बॉर्डर क्रॉस होगा तो क्या लगेगा, बॉर्डर क्रॉस होगा तो क्या लगेगा, एक्साइज ड्यूटी। विद इन कंट्री चीजें यूज हो रही है तो क्या लगेगा, एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये एडिशनल टैक्सेस हैं, लेकिन असल में क्या है, सेल टैक्स। हर प्रोडक्ट पे लग सकता है, लेकिन कुछ खास चीजें होंगी इस पर सेल टैक्स भी लगेगा, एफईडी भी लगेगी। लेकिन अगर वही खास चीजें सेल टैक्स भी लगा फिर भी एफईडी भी लगी, मुल्क से बाहर भेज रहे हो तो हो सकता है एक्साइज ड्यूटी भी लग जाए। लेकिन हो सकता है कि मुल्क के अंदर वो चीजें रहें तो उस पर एफईडी भी लगनी है, उस पर सेल टैक्स भी लगना हो। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर भेज रहे हैं तो आपका टैक्स बच सकता है। ये है वो आर्ट जो अकाउंटेंट को या टैक्स एक्सपर्ट को आना चाहिए कि हम अपने बिजनेस का टैक्स कैसे बचा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपनी प्रोडक्ट को पाकिस्तान में बेचता हूँ, मुझे 18% सेल टैक्स देना पड़ता है, 4% मुझे एफईडी देनी पड़ती है, 22% मेरी चीज महंगी हो गई और 15% उसने मेरे से एक्साइज ड्यूटी ले ली है। 22 और 15, 37% मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। मुझे क्या जरूरत है ऐसा कारोबार करने की। मैंने उस प्रोडक्ट का नाम चेंज किया, थोड़ी शक्ल चेंज की, उसको उस कैटेगरी में ले आया जो एक्सपोर्ट करो तो 0 टैक्स, मेरा सेल टैक्स खत्म, मेरी एफईडी खत्म, मेरा एक्साइज ड्यूटी खत्म, और मैं दुनिया में उस चीज को बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दिस इज द टैक्स इंजीनियरिंग। ये वो बंदा करेगा जो टैक्स का एक्सपर्ट है। वो अपने कारोबार में अपने मालिक को फायदा पहुंचा, जितना बड़ा फायदा देंगे उतना ही ज्यादा सैलरी लेंगे, उतनी ही ज्यादा फीस लेंगे। तो ये है जी बेटा जी टैक्स। 3 तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कस्टम ड्यूटी किस कब पे करनी पड़ती है, एट द स्टेज ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। दूसरी क्या, कस्टम ड्यूटी विद इन पाकिस्तान चीजें बनाई जा रही हैं, बेची जा रही हैं और सर्विसेज ऑफर की जा रही है, उसके ऊपर एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। और सेल टैक्स, किसी भी चीज के ऊपर जब दिल चाहे सेल टैक्स लगा देते हैं। सेल्स टैक्स इज लेविड ऑन वेरियस स्टेजेस। ये मैं बाद में बताऊंगा वेरियस स्टेजेस से क्या मुराद है। कहते हैं ऑल टैक्सेबल गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान पेएबल बाय इंपोर्टर्स। जो पाकिस्तान में चीजें इंपोर्ट की जाती हैं, एक तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगी, दूसरा क्या लगेगा, सेल टैक्स। पे कौन करेगा, जो इंपोर्टर है, बाहर से मंगवा रहा है वही पे करेगा। ऑल टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जो सप्लाईज दी, चाहे वो गुड्स हैं चाहे वो सर्विसेज हैं, बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर कराया हुआ है, वो अगर सप्लाईज करेगा, वो अगर पाकिस्तान में चीजें या सर्विसेज ऑफर करेगा तो वो पे करेगा सेल टैक्स। ऑल टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान, यानी गुड्स पे नहीं सिर्फ सर्विसेज पे भी टैक्स लगता है। तो विद इन पाकिस्तान 2 चीजें होगी, सेल टैक्स एंड एफईडी। पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो सेल्स टैक्स भी हो सकता है, एफईडी भी हो सकती है और कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है। तो 3 तरह का आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनकम नहीं है, ये प्रोडक्ट की कीमत के ऊपर टैक्स लग रहा है। और इनकम टैक्स कितनी तरह का, 2 तरह का, एक इनकम टैक्स और एक कैपिटल वैल्यू टैक्स। यहां तक को सवाल है तो पूछे।
एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो पैसा नो प्रॉब्लम, वेयर इज द पैसा देयर इज अ प्रॉब्लम। तो बेटा जी वापस आते हैं, हम पढ़ने के जा रहे हैं। हमारा सब्जेक्ट है जी टैक्स प्रैक्टिसेस। हमने टैक्स की प्रैक्टिस सीखनी है। इसमें इंशाल्लाह हम सब लोग अपने आप को FBI में रजिस्टर कराएंगे। अब सब लोगों को मैं इंशाल्लाह रजिस्टर करूँगा, क्योंकि अभी आपकी इनकम्स नहीं है तो आपका टैक्स नहीं जाएगा, ज़ीरो रिटर्न फाइल करेंगे। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। व्हेन यू विल फाइल योर रिटर्न यू विल सी कि आपने ऑलरेडी कुछ टैक्स पे किया हुआ है। आप जितना भी इजी लोड कराते हैं ना अपने मोबाइल में, उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कटता है। वो जितना विद होल्डिंग टैक्स है वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके उसमें रिटर्न में आ रहा होगा। या आप जैज़ वालों को मैसेज करें, वो आपके व्हाट्सएप पे आपका सारा टैक्स कटा हुआ आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। इट्स अ मेथड मैकेनिज्म जिसमें आप कर सकते हो। ओके जी, कल इंशाल्लाह यहीं से शुरू करते हैं जी। बेस्ट ऑफ लक, सी यू।